सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है एवीएनएल एग्ज़ाम 2026 के लिए 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दें कि ये जो 1000 एमसीक्यू हैं, इनको हम लोग जो है पार्ट बाय पार्ट में करके डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक पार्ट में टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आप लोगों को 2 वीडियो पर डे मिलने वाला है, यानी 2 वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है एक दिन में 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यानी हमारा जो है ये 1000 एमसीक्यू टोटल 20 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ना हिंदी वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम होने वाली है और ना ही इंग्लिश वाले स्टूडेंट को। और बात करें कौन कौन से ट्रेड के लिए ये काम करेगा, तो आपका फिटर है, मशीनिस्ट है, बिल्डर है। अगर बात करें टर्नर के लिए भी, तो टर्नर के लिए भी काम करेगा, लेकिन टर्नर की इस बार जो है एवीएनएल में वैकेंसी नहीं दी गई है। लेकिन ध्यान रहे कि इसके बाद जो अदर यूनिट है वहाँ से भी क्वेश्चन आप मतलब वैकेंसी आपकी आएगी, तो वो जो है आप लोगों को काम करेगा। तो टर्नर वाले क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट के लिए भी ये क्वेश्चन ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्द हमारा जो है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और चैनल को जो है मोनेटाइज करें। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा कि 15 माइक्रोन बराबर मिलीमीटर, यानी जो आपका 15 माइक्रोन है वह कितने मिलीमीटर के बराबर है। तो हमको पता है कि जो आपका 1 मिलीमीटर होता है, क्या 1 मिलीमीटर होता है, तो वह कितने का होता है, 1000 जो है माइक्रोन मिलकर 1 मिलीमीटर बनता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर जो आपका 15 माइक्रोन है, तो 15 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा, आप लोगों का यहाँ पर ए ऑप्शन में ही मिल जाता है, 0.0015 माइक्रोन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ़ द साइज ऑफ होल इज 60 प्लस माइनस 0.01 देन द टॉलरेंस इज, यानी बोला गया है कि आपके होल यानी छेद का नाप जो है 60 दिया गया है, जिसमें बेसिक साइज और प्लस माइनस दोनों में टॉलरेंस दी गई है 0.01 मिलीमीटर की। मिलीमीटर यूनिट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो मिलीमीटर ही मान के चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारे जो है मिलीमीटर में सभी दिए गए हैं। तो टॉलरेंस कितनी होगी, तो देखिए जब टॉलरेंस आपकी प्लस और माइनस दोनों में दी रहती है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका 0.01 मिलीमीटर दिया गया है, तो इस 0.01 मिलीमीटर को यदि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाता है 0.02 मिलीमीटर। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन इंटरफियरेंस फिट साइज ऑफ शाफ्ट इज देन होल साइज, यानी जो आपका इंटरफियरेंस फिट होता है उसमें शाफ्ट का नाप होल के नाप से होता है, यानी बड़ा होता है होल के नाप से या फिर छोटा होता है। तो हमारा जो शाफ्ट का नाप होता है या कहें साइज होता है, वह होल के साइज से बड़ा होता है। किसमें, इंटरफियरेंस फिट में। ध्यान दीजिएगा, हमारी लिमिट फिट टॉलरेंस में 3 प्रकार की फिट होती है, जिसमें एक क्लियरेंस फिट होता है, बीच वाला आपका ट्रांजिशन फिट होता है और एक इंटरफियरेंस फिट होता है। तो इसी इंटरफियरेंस की बात की गई है। तो इंटरफियरेंस फिट में हमारे शाफ्ट का साइज बड़ा होता है और होल का साइज छोटा होता है। वहीं पर क्लियरेंस फिट में आपके होल का साइज जो है बड़ा होता है और शाफ्ट का साइज जो है छोटा होता है। तो ये आप बेसिक चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हैमर साइज इज गिवन बाई, यानी जो आपका हैमर होता है, हथौड़ा होता है, उसका नाप इससे दिया जाता है, यानी कहाँ से दिया जाता है, क्या उसके वजन से, लंबाई से, वॉल्यूम से या फिर शेप के।
शेप से। तो देखिए यहाँ पर शेप का भी डाटा लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन मेनली क्या होता है, वजन से जो है हैमर का साइज लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वजन, ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, वेट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए किसी शॉप में जाते हैं, आपको खरीदना क्या है, बॉल पिन हैमर खरीदना है, तो उसका वजन आपको बताना पड़ेगा और वजन के बाद आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा पिन वाला हैमर चाहिए, बॉल पिन चाहिए, स्ट्रेट पिन चाहिए, क्रॉस पिन चाहिए, क्ला हैमर चाहिए, तो वो भी बताना पड़ता है। तो ये शेप भी उसका डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर वेट निकल के आएगा, वजन। क्लियर। अगले क्वेश्चन में 5 नंबर में बोला गया है कि न्यू फाइल इज यूज टू फाइल दिस टाइप ऑफ मटेरियल, यानी जो नई फाइल होती है जब आप मार्केट से परचेस करके लाते हैं तो उसका उपयोग सबसे पहले किस प्रकार के मटेरियल के लिए करते हैं, क्या सॉफ्ट मटेरियल में या फिर हार्ड मटेरियल में। तो जब नई फाइल खरीदी जाती है तो हमेशा सॉफ्ट मटेरियल में पहले यूज की जाती है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि द कटिंग एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज, यानी ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है, पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल कितना होता है, तो वह कितना होता है आपका 118 डिग्री, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है कि आपके ड्रिलिंग की जाने वाली जो मटेरियल है वह कितना सॉफ्ट है या फिर कितना हार्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है और ये घटता बढ़ता रहता है, लेकिन सामान्यतः जो होता है वह 118 डिग्री ही रखा जाता है। 7 नंबर में पूछा गया है कि स्पीड ऑफ रीमिंग इज दैन ड्रिलिंग स्पीड, यानी जो रीमिंग की गति होती है वह ड्रिलिंग की गति से होती है, यानी कम होती है, ज़्यादा होती है, या एक समान होती है, या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखिए आपको बता दें कि जो आपकी रीमिंग की गति होती है वह ड्रिलिंग की गति की अपेक्षा ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कितना होता है तो ये ड्रिलिंग की गति का जो है 3 होता है। जैसे मान लीजिए रीमिंग है तो 1 है, तो आपका ड्रिलिंग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ड्रिलिंग में सॉरी रीमिंग में 3 गुना हो जाएगा। अगर ड्रिलिंग में 1 है तो रीमिंग में 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सरफेस फिनिश की आवश्यकता होती है और सरफेस फिनिश जो होती है वह हाई स्पीड में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई जगह यहाँ पर कम भी आपको मिलेगा कई बुक में, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन 3 स्टार्ट थ्रेड इफ़ लीड इज 12 मिलीमीटर देन पिच इज, यानी बोला गया है कि आपकी कोई 3 स्टार्ट की चूड़ी है, यदि उसकी लीड जो है 12 मिलीमीटर है तो पिच क्या होगा। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, पिच बराबर होता है नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच होता है। तो जैसे आपको यहाँ पर पता क्या है, आपको लीड पता है, सॉरी यहाँ पर लीड बराबर होता है। ठीक है, लीड बराबर नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, तो आपको लीड पता है और पिच फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टार्ट भी है, यानी आप कहा जाए तो 12 बराबर 3 इंटू पिच, ये आपको पता है। अब फाइंड आउट क्या करना है, 3 करना है, पिच करना है, तो पिच करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 आपका निकल के आएगा। या फिर आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्मूले को हमने बता दिया कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए 25 नंबर ऑफ स्टार्ट की है, ऐसे वो कुछ भी यूनिट दे सकता है, यूनिट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि द कटिंग स्पीड ऑफ ए मिलिंग कटर इज 35 मीटर पर मिनट, फाइंड द डायामीटर ऑफ कटर इफ आरपीएम 400, जहां पर पाई का मान 22/7 दिया गया है। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपका कोई मिलिंग कटर है जिसकी कटिंग स्पीड 35 मीटर पर मिनट है,
यानी 35 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है। यदि कटर का जो आरपीएम है वह 400 है तो कटर का डायामीटर आपको फाइंड आउट करना है, व्यास। तो इसका फार्मूला होता है कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई डी एन बटा 1000। ठीक है, ये फार्मूला होता है जिसमें v बराबर आपका कटिंग स्पीड होता है, ये पाई है, d मतलब डायामीटर और n मतलब आपका होता है आरपीएम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कटिंग स्पीड पता है, n पता है, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, d फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डायामीटर बराबर आपका हो जाएगा कटिंग स्पीड इनटू 1000 अपान पाई n हो जाएगा, जहाँ पर n का मान पाई का मान 22/7 दिया गया है। तो इसी फार्मूले में रख देते हैं। तो आपका कटिंग स्पीड कितना दिया गया है, 35 दिया गया है, गुणे 1000 कर देंगे, बटा पाई का मान 22/7 दिया गया है, तो 22 यहाँ पर आएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। और n कितना दिया गया है, n आपका 400 दिया गया है, तो यहाँ पर 400 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 पना 35 और 35 गुणे 35/22, सॉरी 22 नहीं 44 आएगा, ये 2 भी है तो 44। अब इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये 28 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 28 मिलीमीटर जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फ्रॉम विच मटेरियल टैप इज मेड, यानी जो आपका टैप होता है जिससे आप टाइपिंग करते हैं तो वह किस मटेरियल से बनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, सिरेमिक या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारे टैप होते हैं वह हाई कार्बन स्टील मटेरियल से बने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मेन अलाइंग एलिमेंट इज स्टेनलेस स्टील इज, यानी स्टेनलेस स्टील में मुख्य मिश्र धातु घटक क्या है, क्रोमियम, निकल, वैनेडियम या फिर कार्बन। तो देखिए मेन अलाइंग एलिमेंट वो कहलाता है जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो स्टील में जो है स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम सबसे ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्रोमियम के अलावा कौन सी मटेरियल होती है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ये आपके लिए क्यूज है कि स्टेनलेस स्टील क्रोमियम के अलावा इसमें और कौन सा मटेरियल होता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थोड़ा सा छोटा करते हैं कि टू ड्रिल इन एल्युमिनियम दिस कूलेंट इज, यानी एल्युमिनियम में ड्रिलिंग करते वक्त किस कूलेंट का उपयोग किया जाएगा। तो एल्युमिनियम में जब हम करते हैं कोई भी ऑपरेशन तो वहाँ पर कूलेंट के रूप में कैरोसिन यानी जो है मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। तो 12 का जो है आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वी ब्लॉक्स में सम्मिलित कोण कौन सा है, यानी वी ब्लॉक के जो वी शेप में होता है उसका एंगल पूछा गया है, तो वो 90 डिग्री होता है। ये बेसिक है। देखिए कई सारे छात्रों को कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पता होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को जो है नहीं पता होते हैं, वो फ्रेशर होते हैं। तो उस कंडीशन में हमको हर टाइप के क्वेश्चन को लेके चलना पड़ता है। इसमें अब आप लोग कमेंट ना करते जाइएगा कि मतलब इतना इजी लेवल के ले लिए या ये क्वेश्चन बनते हुए क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आप उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बृहत वृत्तों के विन्यास करने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, यानी द टूल विच इज यूज्ड फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल। लार्ज सर्कल के लिए जो है आप किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन मिल जाता है ट्रेमल,
डिवाइडर, जेनी कैलिपर या फिर स्क्राइबर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो निकल के आएगा वह ट्रेमल निकल के आएगा। देखिए ट्रेमल कुछ नहीं होता है, एक सिंपल डिवाइडर की तरह ही वर्क करता है। इसमें एक लंबा जो है आर्म लग जाता है, जिसके वजह से ये बड़े एरिया को कवर कर लेता है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने यहाँ पर स्टार भी इसको कर दिया है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है या इसीलिए हमने जो है इसमें स्टार मार्क कर दिया है कि एक 500 ग्राम हथौड़े के लिए हथौड़े हैंडल की लंबाई लगभग कितना होना चाहिए, यानी द लेंथ ऑफ हैमर इज हैंडल फॉर ए 500 ग्राम हैमर शुड बी अबाउट, यानी कोई 500 ग्राम वाला हैमर है वजन वाला, तो उसके लिए हैमर की लंबाई क्या है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपका जो है डीआरडीओ में पूछा जा चुका है, ठीक है, डीआरडीओ में, इसरो में, एनपीसीआईएल या कहा जाए कि बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार 50 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा वह 325 मिलीमीटर निकल के आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सामान्य कार्य हेतु एक बेंच बाइस की ऊंचाई निर्धारित करते हैं, यानी फॉर जनरल पर्पज ए बेंच बाइस इज फिक्सेड एट हाइट ऑफ, यानी जो हम सामान्य वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे बेंच बाइस की हाइट कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन मिल जाता है 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर या फिर 125 सेंटीमीटर। तो देखिए सामान्यतः जो बात किया जाए तो 106 सेंटीमीटर रखा जाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बात कही जाए कि कारीगर के हाइट के ऊपर अगर कहा जाए तो उसके एल्बो की हाइट पर रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन सा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट मेजरिंग टूल, कौन सा जो है आपका डायरेक्ट मेजरिंग टूल के अंतर्गत आता है। तो ट्राई स्क्वायर तो हमारा है नहीं, स्टील रूल है, स्ट्रेट एज नहीं है, रिंग एज ये सभी नहीं है, लेकिन आपका स्टील रूल जो है ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, जो कि 0.5 मिलीमीटर की एक्यूरेसी पर जो है माप देता है, यानी कहा जाए तो इसकी यही लिस्ट काउंट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि किसके मापन हेतु ट्राई स्क्वायर प्रयुक्त होते हैं या करते हैं। ट्राई स्क्वायर कहाँ पर यूज किया जाता है, क्या एक्यूट एंगल मापने में, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखिए ये मापी टूल नहीं है, आप लोगों को बता दें इसमें कोई मार्किंग नहीं रहती, ये आपका क्या है चेकिंग टूल के अंतर्गत आता है और मार्किंग टूल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राइट एंगल यानी समकोण जो कि 90 डिग्री पर होता है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के लघुत्तम काउंट होना चाहिए, काउंट कौन सा है, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वह कितना होता है, 5 मिनट। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बहुत ही लॉजिस्टिक क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, इसका सोच समझ के आप लोग आंसर दीजिएगा। बोला क्या गया है कि एक 50 से 75 मिलीमीटर वाला आउटसाइड माइक्रोमीटर है, तो इसका शून्य पाठ्यांक कौन सा है, यानी व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ 50 to 75 मिलीमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर। बोला गया है कि आपके पास कोई माइक्रोमीटर है जिसका रेंज जो है 50 से 75 मिलीमीटर जो है रेंज है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जीरो रीडिंग क्या होगी, तो अब ऑप्शन मिल जाता है 0.001 होना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक है ये। तो 0.001 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर,
25 मिलीमीटर या फिर 50 मिलीमीटर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी जा चुके होंगे, उनका राइट आंसर निकल के आया होगा बी ऑप्शन, क्या 0.01 मिलीमीटर। लेकिन ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपसे लीस्ट काउंट नहीं पूछा जा रहा है, इसकी जीरो रीडिंग पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसकी जीरो रीडिंग क्या निकल के आएगी, 50 मिलीमीटर निकल के आएगी, क्योंकि ये 50 से तो शुरुआत ही कर रहा है ना, 50 से 75 मिलीमीटर के रेंज का है, तो 50 से तो स्टार्ट ही कर रहा है, तो इसकी जीरो रीडिंग तो यही आएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, बी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में फंसाते हैं। कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनका डायरेक्ट यहाँ पर राइट आंसर दिए होंगे, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम छात्र जो है इसी ऑप्शन की ओर, बी ऑप्शन की ओर गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पर आप लोगों को ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले उसको समझना है, उसके बाद ही ऑप्शन की ओर जाना है। जब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है तो आप ऑप्शन क्या देंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर को एक थ्रेडेड स्पेंडल है जिसके पिच होता है, यानी मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज ए थ्रेडेड स्पेंडल विथ ए पिच ऑफ, यानी जो मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसमें एक चूड़ी कटी होती है, तो उसका पिच क्या होता है, तो अब पिच होता है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, देखिए इसका रीजन होता है कि आपका जो इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए, 0.5 मिलीमीटर पिच वाला है। ठीक है, अब आपके पूर्ण थिम्बल डिवीजन का जो है मान कितना होता है, वह 0.5 मिलीमीटर ही होता है, और उसको 50 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो वहाँ से आपका क्या निकल के आता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो जब 50 भागों में बांट दिया गया तो एक भाग का मान कितना निकल के आता है 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक माइक्रोमीटर है जिसमें 0.03 मिलीमीटर के निगेटिव त्रुटि है, और जब माइक्रोमीटर 40.48 मिलीमीटर माप करता है तो सही पाठ्यांक क्या होगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद आंसर की ओर जाइए। आपका कोई माइक्रोमीटर है जिसमें बोला गया है कि 0.03 मिलीमीटर की क्या है, निगेटिव एरर है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, निगेटिव एरर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो माइक्रोमीटर है इसकी रीडिंग कितना आ रही है, तो 40.48 मिलीमीटर ये रीडिंग आ रही है। तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगा, तो एक्चुअल रीडिंग में हम क्या करते हैं, जब निगेटिव मार्किंग मतलब निगेटिव एरर होता है, नकारात्मक त्रुटि होती है, तो उस कंडीशन में जोड़ देते हैं, और यदि पॉजिटिव एरर यानी धनात्मक त्रुटि होती है तो उस कंडीशन में घटा देते हैं। तो अब यहाँ पर निगेटिव एरर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा 40.51, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना निकल के आएगा 40.51 मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में मिल जाता है, बी ऑप्शन में। तो यही आपका ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक फीलर गेज डॉट डॉट हेतु प्रयुक्त होते हैं। तो फीलर गेज का प्रयोग क्या है, तो ये मैटिंग पुर्जों के गैप चेक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कहा जाए चेकिंग गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट, मिलने वाले पुर्जों के बीच जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए फीलर गेज प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पर कि प्लग गेज के गो साइड के डायामीटर किसके समान होंगे, यानी गो साइड ऑफ द प्लग गेज विल हैव द डायामीटर इक्वल टू। देखिए आप लोगों को पहले क्लियर होना चाहिए कि प्लग गेज है क्या। तो प्लग गेज हमारे लिमिट गेज का प्रकार है जिसमें ये प्लग गेज क्या करता है कि होल के
जो है इंटरनल फीचर की चेकिंग करता है। जैसे अगर सिंपल प्लग गेज है तो साधारण होल की चेकिंग करेगा, टेपर प्लग गेज है तो इंटरनल टेपर की, ठीक है। वहीं पर थ्रेड प्लग गेज है तो इंटरनल थ्रेड की। तो ऐसे प्लग गेज जो है इंटरनल फीचर के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि प्लग गेज का गो साइड किस डायमीटर के समान होगा। तो जो हमारा गो साइड होता है एक, और एक होता है नो गो, ठीक है, क्या, नो गो। तो जो गो साइड होता है यह हमारे जो है होल के मिनिमम, क्या, मिनिमम साइज के बराबर होता है, और जो नो गो होता है यह हमारे होल के मैक्सिमम साइज के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 24 का जो राइट आंसर निकल के आएगा, सी ऑप्शन निकल के आएगा कि जाब के न्यूनतम आकार यानी मिनिमम साइज ऑफ द जाब, ठीक है। यहाँ पर जाब बोला गया है, होना चाहिए होल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लग गेज की बात की गई है, ठीक है। तो मिनिमम साइज ऑफ द होल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर नो गो की बात करता कि नो गो साइड किसके बराबर होगा, तो आपका नो गो साइड जो होता वह जो है जाब के अधिकतम आकार यानी मैक्सिमम साइज ऑफ द होल राइट आंसर होता। तो यहाँ पर गो पूछा गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निरीक्षण कमरे में गेजों को किस मानक ताप में सुरक्षित रखते हैं, यानी एट व्हाट्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर आर द गेज केप्ट इन द इंस्पेक्शन रूम। इंस्पेक्शन रूम में जो है सामान्यतः स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, इसको समझ लीजिए। तो ये रखा जाता है 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब 25 से लेकर 50 के बीच जो है अगले पार्ट में जो है पार्ट 2 जो आएगा उसमें जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं कटता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।